गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को सभी को याद है कि हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 5 तक सॉल्व किए थे। इसके बाद इलस्ट्रेशन 6 देखिए। देखिए बेटा इस चैप्टर में जो मेन क्वेश्चंस है वो मेन हेड और सब हेड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो काफ़ी क्वेश्चंस हम इसी प्रकार के करके देखेंगे। देखो इलस्ट्रेशन 6 में ये कहा गया है कि अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड of equity and liability side are the following item shown in company's balance sheet। देखो एक चीज इसमें क्लियर कर रहा है कि भाई कंपनी की बैलेंस शीट में ये आइटम इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, तो ये क्लियर है कि सारे आइटम लायबिलिटी साइड के हैं। किस हेड और सब हेड में दिखाए जाएंगे। सबसे पहले एक पॉइंट दिया हुआ है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है कि अगर शेयर होल्डर फ्यूचर में मांगी जाने वाली किसी भी कॉल की पेमेंट प्रेजेंट में करते हैं तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस इज कंसीडर्ड टू बी करंट लायबिलिटी फॉर द कंपनी। करंट लायबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि इसका जो टेन्योर होता है वो लेस देन 1 ईयर का होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कल को कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्स इन एडवांस की पेमेंट की जाती है, तो ये करंट लायबिलिटी होता है। और सब हेडिंग इसका कौन सा आएगा, अदर करंट लायबिलिटी। मेन हेड देखो इस तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे आइटम, फिर आपको लिखना है हेड और यहाँ पे लिखना है सब हेड। तो जैसे आइटम नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कॉल्स इन एडवांस के बारे में। कॉल्स इन एडवांस, इसका जो हेड है दैट इज करंट लायबिलिटी। जो सब हेड है उसमें आएगा अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी के नाम से अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है। उसके बाद सेकंड आइटम पूछा गया सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस अमाउंट, सरप्लस अमाउंट का मतलब होगा प्रॉफिट, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रॉफिट को शो कर रहा है, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये शेयर होल्डर फंड में, मतलब कि मेन हेडिंग बनेगा शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस होना, तो जाएगा कहां पे, रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ पे मेन हेड में लिखेंगे रिजर्व एंड शेयर होल्डर फंड और सब हेड में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, उसके साथ लिख देंगे एज ए नेगेटिव बैलेंस। देखो अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस है इसका मतलब लॉस है, तो हेड और सब हेड तो उसका सेम रहेगा, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, बस उसको ब्रैकेट में यानी कि नेगेटिव आइटम में दिखाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा मान लो बिजनेस इस प्रकार का है कि हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं। पहले कस्टमर हमें ऑर्डर देता है, उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऑर्डर के साथ ही कस्टमर कुछ पैसा हमें एडवांस दे देता है। अगर किसी भी कस्टमर से हमें एडवांस मिला है तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी कहलाता है। और कौन सी करंट लायबिलिटी, अदर। देखो करंट लायबिलिटी वगैरह में क्लियर है कि कौन सी लायबिलिटी किस में आती है। जो जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इस प्रकार के एडवांस है, वो सब किस में डालोगे, अदर में। उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर। देखो एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर का मतलब, जैसे मान लो कंपनी के 10 लाख रुपए के 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 लाख। मान लो कंपनी ने इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की डेट फिक्स कर रखी है 30 जून की। एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर। एक साल में 2 बार देती है। और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। ठीक है। अब इसमें कहा गया है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर। भाई 31 दिसंबर को इस साल का जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड भी हो गया और ड्यू भी हो गया, देना भी है, तब तो वो कहलाएगा करंट लायबिलिटी। ठीक है। क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी। और किस में, अदर करंट लायबिलिटी।
क्योंकि 31 ऑफ दिसंबर को जो इंटरेस्ट आपको डिबेंचर होल्डर को देना है ड्यू हो चुका, तो उसके बाद आप कितने दिनों में पेमेंट करोगे? बहुत जल्दी पेमेंट करोगे। ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट ड्यू होने के 10 साल बाद आप पेमेंट करते हो। जब डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है तो उसके बाद तुरंत उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। इंटरेस्ट सेक्यूर्ड बट नॉट ड्यू, पहले तो इसको क्लियर कर लो, ड्यू और नॉट ड्यू में क्या फर्क है भाई। जैसे 31 ऑफ दिसंबर को हमारा इंटरेस्ट बन गया, कंपनी ने मान लो पे कर दिया, उसके बाद अगला इंटरेस्ट कंपनी कब देगी? 30 ऑफ जून को। लेकिन उससे पहले 31 ऑफ मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। 31 ऑफ दिसंबर से लेके 31 ऑफ मार्च 3 मंथ का जो टाइम पीरियड है उसके लिए इंटरेस्ट एक्यूर्ड तो है, लेकिन अभी तक आपने वो इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट एक्यूर्ड बट नॉट ड्यू। एक्यूर्ड बट नॉट ड्यू यानी कि डिबेंचर होल्डर का क्रेडिट तो हो गया है, लेकिन अभी तक आपने उसको ड्यू नहीं किया। ड्यू कब करोगे? 30 ऑफ जून को। तो ये जो 3 मंथ का इंटरेस्ट है इसको कहते हैं इंटरेस्ट एक्यूर्ड बट नॉट ड्यू। इट्स आल्सो ए करंट लायबिलिटी, और ये भी किस में दिखाया जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी सब है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है एरियर ऑफ फिक्स्ड कम्युटेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो आप लोगों को मैंने कम्युटेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया था। Cumulative preference shares are those preference shares the holder of which have a right to receive their area dividend। आपको पता है preference shares के ऊपर हमेशा एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। मान लो किसी कंपनी के preference shares हैं 10 लाख रुपीस के 12%, तो इसका मतलब ये होता है कि इन 10 लाख रुपीस की preference shares के ऊपर कंपनी 12% के हिसाब से डिविडेंड की पेमेंट करेगी। हर साल 1,20,000 रुपीस का डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन डिविडेंड कब दिया जाएगा? जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। अगर किसी साल कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में उनका जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी एक्यूमुलेटेड एंड विल बी पेड लेटर ऑन इन नेक्स्ट ईयर, या फिर उसके भी आने वाले सालों में। तो देखो जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर उनका एरियर डिविडेंड है, बकाया डिविडेंड है, इट्स नॉट ए लायबिलिटी फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए लायबिलिटी नहीं होता। कंपनी उस एरियर डिविडेंड को तब पे करेगी जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी तो वो होती है जिसका अमाउंट आपको पे करना ही होगा, ठीक है। इट्स नॉट ए लायबिलिटी। तो एक्चुअल में जो एरियर अमाउंट होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का, दैट इज ओनली ए कमिटमेंट मेड बाय द कंपनी। भाई कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कमिटमेंट किया है कि भाई तुम्हारा डिविडेंड बच गया, कोई बात नहीं है, अगले साल प्रॉफिट होगा तब हम आपको डबल दे देंगे। लेकिन अगर अगले साल भी नहीं हुआ, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, लेकिन उससे पहले ही कंपनी का अगर लिक्विडेशन हो गया तो उनका डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसलिए इनको कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो एरियर डिविडेंड है दैट इज ओनली ए कमिटमेंट फॉर द कंपनी। वो कंपनी के लिए केवल और केवल एक कमिटमेंट है, ना कि वो कंपनी के लिए कोई लायबिलिटी। ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉयज बेनिफिट का प्रोविजन। देखो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट का मतलब क्या होता है भाई, आप जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करते हैं, आप अपने वर्कर को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल फैसिलिटी इन द सेंस कि भाई अगर काम करते समय वर्कर कोई बीमार हो गया तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपने प्रोविजन बना रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रोविजंस होते हैं वो कंपनी के लिए नॉन करंट लायबिलिटी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि जैसे आप वर्कर के लिए कोई भी प्रोविजन बना के चलते हो, प्रोविजन होता है फ्यूचर की कंटीजेंसीज के लिए। कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं सोचता कि भाई आज मैंने एक वर्कर को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रोविजन बना रखा है तो कल ही मेरे वर्कर बीमार हो जाए, ऐसा नहीं। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखाया जाए, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, ये आपका इलस्ट्रेशन 6 था। इसके बाद बेटा आपके पास इलस्ट्रेशन 7 दिया गया है। ये भी आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखो बेटा इस 7th क्वेश्चन में ये कहा गया है
ऑपरेटिंग साइकिल एंड द एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज गिवन बिलो। देखो ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटर और बीआर इंक्लूड होते हैं, उनका ऑपरेटिंग साइकिल और उनका जो एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड ऑफ रियलाइजेशन है, यानी कि उनसे जो पैसा मिलने की उम्मीद का टाइम पीरियड है, वो आपको गिवन है। हाउ विल यू क्लासिफाई द एसेट्स? आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेड्स रिसीवेबल आपके लिए करंट है या नॉन करंट है? वैसे तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होती है, लेकिन यहाँ पे उनका ऑपरेटिंग साइकिल भी दिया हुआ है और उनका एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड भी दिया है, तो नॉन करंट और करंट में डिवाइड करना है। वही तरीका है, विद इन 12 मंथ या बिफोर ऑपरेटिंग साइकिल है तो करंट, और विद इन आउटसाइड द 12 मंथ और आउटसाइड ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों कंडीशन को आउट कर दे तो नॉन करंट है। जैसे इस पहले केस में ऑपरेटिंग साइकिल है 9 मंथ का, एक्सपेक्टेड पीरियड है 8 मंथ का, ठीक है, करंट है। 17 और 15 12 को तो क्रॉस कर लिया, लेकिन विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है तो क्या कहलाएगा? करंट। 10 और 11 ऑपरेटिंग से बाहर है लेकिन विद इन 12 है तो भी करंट। 10 15 ऑपरेटिंग से भी बाहर और 12 मंथ को भी क्रॉस कर लिया तो नॉन करंट, ठीक है। 14 16 ऑपरेटिंग से भी आउट और 12 से भी आउट, नॉन करंट। 24 और 20 ऑपरेटिंग के अंदर है तो क्या होगा? करंट। 10 और 12 ऑपरेटिंग से बाहर है लेकिन विद इन 12 है तो करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, नेम द मेजर हेडिंग्स अंडर विच द एसेट साइड ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड। देखो एसेट साइड के मेन हेडिंग बताने। एसेट साइड में दो ही मेन हेडिंग होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। 9th क्वेश्चन है, नेम द सब हेडिंग अंडर विच नॉन करंट एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड इन कंपनीज बैलेंस शीट। देखो कंपनी की बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के सब हेडिंग्स बताने। तो आपको पता है 5 सब हेडिंग्स होते हैं, कौन कौन से? पहला फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिक्स्ड एसेट्स के भी 4 सब पार्ट्स होते हैं। पहला सब हेड है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, थर्ड है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फोर्थ है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिफ्थ है अदर नॉन करंट एसेट्स। ये सब हेड्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो 12th क्वेश्चन, देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। बार बार बता रहा हूं कि आपसे 3 या 4 आइटम देगा और आपसे मेनली हेड और या सब हेड के बारे में पूछा जाएगा। इस चैप्टर से मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक बनता है। देखो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 10 में ये कह रहे हैं, अंडर व्हाट हेड the following item on the asset side of the balance sheet of company will be presented। देखिए कह रहे हैं कि ये जो आइटम्स दिए गए हैं, ये आइटम कंपनी की बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाए जाएंगे। यानी कि आपको हेड और सब हेड, देखो अगर क्वेश्चन में हेड पूछ रहे हैं तो भी आपको सब हेड तो बताना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि एसेट साइड में कंपनी की बैलेंस शीट में किस हेड्स में दिखाए जाएंगे। तो देखो पहला आइटम है सन्ड्री डेटर, ठीक है, वही आइटम सन्ड्री डेटर। हेड का नाम क्या होगा? डेटर कौन से हेड में दिखाया जाएगा? करंट एसेट्स है या नॉन करंट है? करंट एसेट्स। मेन हेड कौन सा हो गया? करंट एसेट्स। सब हेड कौन सा होता है? डेटर कौन से सब हेड में आता है? ट्रेड रिसीवेबल। क्या माने जाते हैं ये? ट्रेड रिसीवेबल। बताया था ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से? डेटर एंड बीआर। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट्स या ट्रेडमार्क लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स माने जाते हैं। तो मेन हेड तो हो गया नॉन करंट एसेट्स, सब हेड फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड में भी इंटेंजिबल। आप इस तरीके से लिखेंगे, हेड में तो लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, सब हेड में लिखना फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स कर इस तरीके से शो करना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं शेयर्स इन डीसीएम लिमिटेड।
DCM लिमिटेड के शेयर्स इन मतलब हमने उस कंपनी में खरीदे हुए, हमने DCM लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हुए। तो देखो शेयर्स, अगर हम किसी कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं तो वो कहलाता है पैसा इन्वेस्ट करना। अच्छा, अगर ये इन्वेस्टमेंट दोनों प्रकार के होते हैं, करंट भी और नॉन करंट भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये करंट है या नॉन करंट है? नॉर्मली अगर क्लियर ना करें तो उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो हेड तो कौन सा होगा? नॉन करंट एसेट्स, और सब हेड कौन सा होगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल अभी क्लियर किया था, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, वो एडवांस जो कि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल रिकवरेबल है। अगर कोई चीज विद इन ऑपरेटिंग साइकिल रिकवरेबल है तो वो करंट माना जाता है। आउटसाइड ऑपरेटिंग साइकिल है तो नॉन करंट होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर एडवांस रिकवरेबल है, आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है, दैट इज रिकवरेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। तो क्या है? करंट एसेट्स। करंट एसेट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एक सब हेड बताया था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, उसमें दिखाएंगे। उसके बाद अगला है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस किस में जाता है? करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स के नाम से। वर्क इन प्रोग्रेस, देखो आप लोगों ने देखा था कि उसमें जब हम लोगों ने फिक्स एसेट साइड पढ़ा था, उसमें सब हेड्स में, मतलब कि फिक्स एसेट सब हेड था, उसके भी सब हेड्स थे, उसमें आया था एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे ये वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। एक्चुअल में जो वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड होता है दैट इज यूज्ड फॉर द गुड्स व्हिच आर पुट अंडर प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई क्या होता है कि मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो। आपके जो मटेरियल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। गुड्स में तीन प्रकार के आइटम इंक्लूड होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। भाई आपके बिजनेस में एट द एंड ऑफ ईयर जो स्टॉक होता है उसमें तीन प्रकार के आइटम्स इंक्लूड करते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का मतलब होता है दोज गुड्स ऑन विच द प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज नॉट बीन स्टार्टेड। वर्क इन प्रोग्रेस मींस दोज गुड्स on which the production has started but not completed, or finished goods means those goods on which the production has completed but which remains unsold, जो बिकी नहीं। ठीक है, उसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड है वो इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के लिए यूज हुआ है। तो ये करंट एसेट्स में सब हेड कौन सा आएगा? इन्वेंट्री। ठीक है बेटा, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 था। इसके बाद इलस्ट्रेशन 11, इसी प्रकार के ये क्वेश्चन चलेंगे। देखो 11th क्वेश्चन में कह रहे हैं अंडर व्हाट हेडिंग्स विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट में ये आइटम किस हेड में जाएंगे? हेड के साथ साथ सब हेड भी। गुडविल, नॉन करंट एसेट्स, सब हेड फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल। इस तरीके से लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अब यहाँ पे मैंने बताया था, कल भी बताया था कि भाई अनक्लेम्ड डिविडेंड मींस दैट डिविडेंड व्हिच हैव नॉट बीन क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर। भाई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो डिविडेंड को क्लेम नहीं करते, डिविडेंड की पेमेंट कंपनी से नहीं लेते, तो उसको कहते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। कंपनी के पॉइंट ऑफ अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनक्लेम्ड डिविडेंड कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर उस डिविडेंड को क्लेम नहीं करेगा तो भी वो डिविडेंड सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड इज ए करंट लायबिलिटी और सब हेड आएगा अदर करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए प्रोविजन। देखो इसके बारे में बता देता हूँ क्या होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो आपको पता है कि कोई भी कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी प्रॉफिट या इनकम अर्न करती है उस प्रॉफिट या उस इनकम पे उस कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स की पेमेंट हम जनरली एट द एंड ऑफ ईयर करते हैं, लेकिन कंपनी अपने टैक्स की कैलकुलेशन वेरी स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर देती है। भाई कंपनी को तो टैक्स पे करना ही है, कंपनी को पता होता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, हमें टैक्स पे करना है। तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से एक एस्टिमेटेड अमाउंट
पहले से सेपरेटली मेंटेन करके रखती है, जिसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स इज कंसीडर्ड टू बी ए करंट लायबिलिटी और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाया जाता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इसलिए है क्योंकि विद इन 1 ईयर इसकी पेमेंट करनी होती है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के नाम से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आपको पता है जैसे कोई भी कंपनी अपने शेयर या डिबेंचर फेस प्राइस से ज्यादा प्राइस पर इशू करे तो उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, विच इज ए पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो आप इसको किस में दिखाएंगे? शेयर होल्डर फंड में एज ए रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद अगला आइटम दिया गया है लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या होते हैं? देखो लूज टूल्स बोलते हैं हम लोग छोटे औजारों को। आप लोग देखो कि हमारी फैक्ट्रीज में, हमारे बिजनेस में कई छोटे छोटे औजार यूज होते हैं, हथौड़े, पेचकस वगैरह, इनको हम लूज टूल्स बोलते हैं। देखा जाए तो लूज टूल्स हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा, ठीक है एसेट्स होती है, लेकिन कौन सी एसेट्स? भाई अगर हम ये कहें कि ये लॉन्ग टर्म नेचर की होती है तो ये भी सही नहीं है, और शॉर्ट टर्म नेचर है तो भी सही नहीं, दोनों बात सही नहीं। एक्चुअल में लूज टूल्स इन्वेंटरी सब हेड में दिखाया जाता है, हालांकि ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, फिर भी ध्यान रखना, स्पेशल ध्यान रखना, लूज टूल्स को करंट एसेट्स में इन्वेंटरी के रूप में शो किया जाता है। किसमें? इन्वेंटरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखो बेटा ये सारे क्वेश्चंस एक ही प्रकार के क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं बस। 12th क्वेश्चन देखो इलस्ट्रेशन 12 में ये कहा गया है, अंडर विच मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स will the following item be shown in the balance sheet of company as per schedule 3rd part 1 of company act 2013। देखो कंपनी एक्ट 2013 पार्ट 1 शेड्यूल 3rd के अकॉर्डिंग ये जो आइटम्स दिए गए हैं ये कंपनी की बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाए जाएंगे? पहला पूछा गया है नेट लॉस एज इज शोवन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हालांकि कंपनियों के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बल्कि स्टेटमेंट वर्ड यूज किया जाता है, तो उसके द्वारा लॉस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लॉस को आप किस साइड में दिखाएंगे? देखो जो स्टेटमेंट ऑफ P&L का लॉस होता है दैट इज शोवन अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब कि मेन हेड होगा शेयर होल्डर फंड, सब हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस, और ब्रैकेट में लिख देना है एज ए नेगेटिव आइटम। सेकंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। देखो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज आल्सो नेम ऑफ रिजर्व, ये भी एक प्रकार का रिजर्व होता है, और किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्व या फंड का अमाउंट होता है दैट इज शोवन अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है बॉन्ड इशूड बाय द कंपनी। बॉन्ड आपको बताया था एक टाइप ऑफ ए डिबेंचर। पहले क्या होता था कि कंपनी के द्वारा बॉन्ड इशू किए जाते थे, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा, लेकिन अब एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी भी बॉन्ड इशू कर सकती है। तो बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ डिबेंचर, आप लोगों को क्लियर किया था इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में। तो अगर कंपनी ने बॉन्ड इशू कर रखे हैं तो ये कंपनी के लिए एक नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। सब हेड इसका क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। भाई डिबेंचर ही तो है ये, तो ये क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लोन रीपेबल ऑन डिमांड। देखो आपने किसी से लोन लिया, ठीक है, दो प्रकार के लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन और करंट लोन, ठीक है। अगर लोन आफ्टर 1 ईयर पेबल है तो वो कहलाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और अगर विद इन 1 ईयर पेबल है तो वो कहलाता है करंट लायबिलिटी। अब इसने कहा है लोन रीपेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब भाई बंदा किसी भी टाइम डिमांड कर सकता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। भाई हो सकता है आज आपने लोन लिया, कल वो आपसे पैसा मांगने आ जाए तो कल ही आपको पैसा देना पड़ेगा, तो इट्स कंसीडर ए करंट लायबिलिटी। तो हेड तो कौन सा हो जाएगा? करंट लायबिलिटी। सब हेड हो जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड, यानी कि जिस डिविडेंड की आपने अभी तक पेमेंट नहीं की, दैट इज कॉल्ड अनपेड डिविडेंड। इट्स ए करंट लायबिलिटी। और किस सब हेड में? अदर करंट लायबिलिटी। बिल्डिंग, क्लियर पता है, बिल्डिंग इज ए नॉन करंट एसेट्स।
नॉन करंट एसेट्स में भी इसका सब हेड क्या होगा, फिक्स एसेट्स, और फिक्स में भी टेंजिबल, फिक्स एसेट्स के साथ लिख देंगे टेंजिबल। फिर दिया हुआ है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट सब हेड और उसका भी सब हेड कौन सा हो गया, इंटेंजिबल। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मैंने बताया था हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है एट द एंड ऑफ ईयर, उसमें 3 प्रकार के आइटम इंक्लूड होते हैं। रॉ मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल एक प्रकार की इन्वेंट्री कहलाता है। तो रॉ मटेरियल को किस हेड में दिखाया जाएगा, करंट एसेट्स में, और सब हेड इसका कौन सा होगा, इन्वेंट्री। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास 13 जो क्वेश्चंस है, देखो 13 क्वेश्चन में मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। बैलेंस विद बैंक, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, आपने इन्वेस्ट किए हुए किसी कंपनी के डिबेंचर में, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स, नॉन करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, ऑथराइज्ड कैपिटल। देखो जो ऑथराइज्ड कैपिटल होते हैं वो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के नाम से दिखाई जाती है, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, एक्सेप्टेंस यानी कि बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स के नाम से, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स के नाम से, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये ध्यान से रखना। देखो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंपनी अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाती। कारण ये होता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकर्ड होते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से उसको चार्ज कर लिया जाता है। जैसे हम वर्कर को सैलरी देते हैं, क्या सैलरी को P&L अकाउंट में दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता। जिस ईयर से सैलरी बिलोंग करती है उसी ईयर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से सैलरी को राइट ऑफ किया जाता है। तो अगर आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए, कंपनी फॉर्मेशन से पहले के कोई एक्सपेंसेस है जिनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, दे आर टू बी रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, जिस साल से रिलेटेड होते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में उनको राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो, मतलब कि इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में केवल इतना लिख देना, हेड और सब हेड में के सामने, हेड के सामने लिख देना नॉट शोवन इन बैलेंस शीट बिकॉज़ दे आर टू बी रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। उसके बाद अगला पॉइंट है आइडेंटिफाई द, अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 14, आइडेंटिफाई द मेजर हेड एंड सब हेड अंडर विच द फॉलोइंग आइटम विल बी शोवन इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। देखो उन हेड और सब हेड के बारे में बताना है जिसमें इन आइटम्स को कंपनी की बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहला आइटम दिया हुआ है पेटेंट्स। पेटेंट्स इज ए नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी हेड कौन सा हो गया, फिक्स एसेट्स, और सब हेड कौन सा हो गया, फिक्स, मतलब कि सब हेड मेन हेड तो हो गया नॉन करंट एसेट, सब हेड फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में भी इंटेंजिबल। पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, जो पेटेंट्स कंपनी के द्वारा डेवलप है, तो ये भी फिक्स एसेट्स में, नॉन करंट एसेट में, फिक्स एसेट में, इंटेंजिबल, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स होती है, 2 वर्ड लिखवाए थे। देखो फिक्स एसेट्स में 4 सब हेडिंग्स बताए थे, टेंजिबल, इंटेंजिबल। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड इज यूज्ड फॉर एसेट्स, फिक्स एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे कोई आप बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। और जो पेटेंट्स डेवलप्ड बाय कंपनी, तो इसको लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है इसलिए इसको कहेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। लोन पेबल ऑन डिमांड आ चुका, करंट लायबिलिटी में किस नाम से, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कंप्यूटर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, भाई कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सारे रिलेटेड इक्विपमेंट है, कीबोर्ड हुआ, तो ये सारे लॉन्ग टर्म तक यूज होते हैं। नॉन करंट एसेट में, फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स के नाम से। गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, यानी कि जो गुड्स आपने ट्रेडिंग के लिए यूज किए, बिजनेस में सेल आउट, रीसेल करने के पर्पज से जो गुड्स एक्वायर्ड की गई है उनको कहते हैं करंट एसेट्स। भाई वो इन्वेंट्री का काम करती है, स्टॉक का काम करती है, तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के नाम से। ठीक है बेटा, देखो डियर ये काफी क्वेश्चंस हो गए हैं, आप लोग भी इसके आगे के 2-3 क्वेश्चंस करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़िए, आई थिंक लगभग ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इलस्ट्रेशंस नंबर 21 तक
ये सारे क्वेश्चंस केवल हेड और सब हेड से रिलेटेड है, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चन को रीड कीजिए, कौन सा आइटम कौन से हेड में और कौन से सब हेड में आता है, इन सबको क्लियर कीजिए, ठीक है। आज के लिए काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप लोग इन क्वेश्चंस को करके देखिए, अगर कोई भी डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो वो क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।